हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं केंद्रीय बजट का पार्ट 2। कल के सेशन में हमने देखा था बजट क्या होता है, राजस्व आय क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, बजट को कौन पेश कर सकते हैं, बजट को सबसे पहले आज़ादी के बाद पहली बार किन्होंने पेश किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे भारत सरकार के विभिन्न घाटे, कौन कौन से घाटे होते हैं भारत सरकार के, और इस बार का कितना अनुमानित है घाटा। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं भारत सरकार के विभिन्न घाटे 2023-24। ठीक है, इसको हम एक टेबल के फॉर्म में समझ लेते हैं और सभी वर्ड्स को समझते हुए चलेंगे। बजट में जितनी भी शब्दावलियां हैं उनको समझते हुए चलना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में और पढ़ने में दोनों में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज भारत सरकार के घाटों की। एक टेबल फॉर्म में हम देख लेते हैं घाटों को कि क्या क्या घाटा है और कितना है अनुमानित। तो विभिन्न घाटे और अनुमानित बजट, मतलब घाटे का बजट कितना है अनुमानित 2023-24 के संदर्भ में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब हम पहले ये समझेंगे कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। भारत सरकार की कुल आय माइनस कुल व्यय। जब घाटे की बात चल रही है इसका मतलब है कि आय से ज़्यादा हमारा व्यय हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इनकम 50 रुपये है और आपने खर्च कर दिए 100 रुपये, तो वो जो 50 रुपये ज़्यादा आपने खर्च किए वो आपका घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा। उसी तरह भारत सरकार की कुल आय कुल व्यय से कम हो, मतलब भारत सरकार ने कुल इनकम की 100 करोड़ और खर्च कर दिए 200 करोड़, तो 100 करोड़ जो है वो सरकार की राजकोषीय घाटा हो गया। तो राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं? जब हमारा कुल व्यय कुल आय से ज़्यादा हो। उसी तरह भारत सरकार की कुल व्यय कुल आय से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और कुल आय में कौन कौन सी आय जुटेगी? राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। और कुल व्यय में कौन कौन सी व्यय जुटेगी? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल आय माइनस कुल व्यय। जब आपका कुल व्यय कुल आय से ज़्यादा हो जाए उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, क्लियर है? तो हम ये देखते हैं कि राजकोषीय घाटा 2023-24 में है कितना। तो ये है जीडीपी का 5.9%। ये है जीडीपी का 5.9%। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जीडीपी होता क्या है। तो पहले हम घाटा देख लेते हैं कौन कौन से घाटे होते हैं, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा क्लियर है, ये होता है जीडीपी का 5.9%। और अगर हम रुपीज़ में बात करें तो ये है 17,86,816 करोड़। कितना है? 17,86,816 करोड़। दूसरे घाटे की अगर हम बात करें तो वो होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब राजस्व घाटा होता क्या है? राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय घाटे में कुल आय माइनस कुल व्यय होता है। मतलब राजकोषीय घाटे के कुल आय में राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय माइनस
राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय होता है। लेकिन राजस्व घाटे में यहाँ पे सिर्फ हम राजस्व की बात करेंगे। राजस्व आय क्या होती है वो हमने कल बता दिया था, फिर भी यहाँ पे एक लाइन में बता देता हूँ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप पहली वीडियो देख लें। राजस्व आय वह आय होती है जिसके लिए सरकार को न तो अपनी पूंजी बेचनी पड़े और ना ही किसी संस्था से ऋण लेना पड़े, उसे हम बोलते हैं राजस्व आय। तो राजस्व घाटे में हम सिर्फ राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय की बात करेंगे। इसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय नहीं जुटेगी। राजस्व घाटे में हम सिर्फ बात करेंगे राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। जब राजस्व व्यय राजस्व आय से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे राजस्व घाटा। ठीक है, इतनी दूर तक क्लियर है। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्या क्या होता है, और ये है जीडीपी का 2.9%। कितना है? राजस्व घाटा है जीडीपी का 2.9%। और अगर हम रुपीज़ में बात करें तो ये है 8,69,855 करोड़। कितना है? जीडीपी का 2.9%, परसेंटेज में जीडीपी का 2.9%। और अगर हम रुपीज़ में बात करें तो ये है 8,69,855 करोड़। तीसरे घाटे की बात हम लोग कर लेते हैं। ये है प्रभावी राजस्व घाटा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? जब भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार को अनुदान देती है तो वह भारत सरकार के लिए राजस्व घाटा है और किसी भी राज्य सरकार के लिए वो राजस्व आय है। फिर से समझिए, जब भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार को अनुदान देती है तो जितना अनुदान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है वो केंद्र सरकार के लिए राजस्व घाटा हो गई और राज्य सरकार के लिए वो राजस्व आय हो गई। तो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान जो कि किसी भी राज्य सरकार के लिए राजस्व आय होती है, उसमें से कुछ हिस्सा वो पूंजीगत निर्माण में खर्च कर देती है। उसी पूंजीगत निर्माण में किया गया खर्च अगर हम केंद्र सरकार के राजस्व घाटे से माइनस कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। फिर से समझ लीजिए आराम से। जब केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को अनुदान देती है तो वह दिया गया अनुदान केंद्र सरकार के लिए राजस्व घाटा बन जाता है और किसी भी राज्य सरकार के लिए वह राजस्व आय बन जाती है। उस दिए गए अनुदान में से कुछ हिस्सा राज्य सरकारें पूंजीगत निर्माण में खर्च करती हैं या पूंजी निर्माण में खर्च करती हैं। उस किए गए खर्च को अगर हम केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से माइनस कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। अब ये देखते हैं कि प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का है कितना। तो ये है जीडीपी का 1.7%। जीडीपी का 1.7%। जीडीपी का 1.7% है, लेकिन अगर हम इसको रुपीज़ में देखें तो ये कितना है? यह है 4,99,867 करोड़। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे प्राथमिक घाटे की। प्राथमिक घाटा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है,
अब प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, वो बन जाता है प्राथमिक घाटा। लेकिन ये कह देने भर से इतना आसान नहीं होता है। राजकोषीय घाटा करंट वित्तीय वर्ष का होता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा जो है वो वर्तमान वर्ष का होता है, लेकिन उस पे जो ब्याज भुगतान होता है वो पिछले साल का होता है। जैसे अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा 2023-24, इसमें जब हम माइनस करेंगे ब्याज भुगतान 2022-23 की, तब वो बनेगा हमारा प्राथमिक घाटा। तो क्या बन के आता है फॉर्मूला? राजकोषीय घाटा जो कि करंट ईयर का है, उसमें से हम माइनस करेंगे पिछले साल का ब्याज भुगतान यानी 2022-23 का, तो वो बन जाएगा हमारा प्राथमिक घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा मैंने क्या बताया था? कुल आय माइनस कुल व्यय। तो जितना घाटा होता है, जितना राजकोषीय घाटा होता है, तो भारत सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था से ऋण लेती है। तो वो लिया गया ऋण जो होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो एक वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया ऋण ही राजकोषीय घाटा होता है। तो जो घाटे, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जो ऋण लिया जाता है उस पर ब्याज भुगतान दिया जाता है, लेकिन वो पिछले साल का होता है। तो राजकोषीय घाटा ये चल रहे वित्त वर्ष का माइनस ब्याज भुगतान पिछले वर्ष का, तो बन जाता है हमारा प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। और ये प्राथमिक घाटा जो है वो है कितना? जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 2.3%। यहाँ तक आपको क्लियर है? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो ये है प्राथमिक घाटा जो है वो है जीडीपी का 2.3%। और अगर हम इसको रुपीज़ में देखें तो ये कितना है? 7,06,845 करोड़। आपको अगर कोई भी वर्ड समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इन पे एक डिटेल्ड वीडियो ही अलग से बना के दे दूंगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। अगर आपको इस सेशन में क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अंत में समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, क्योंकि 4 बार जीडीपी आ गया और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आप 50 लोगों से जीडीपी का मतलब पूछेंगे तो वो आपको फुल फॉर्म बता के छोड़ देंगे। उसमें से 25-30 लोग बता ही नहीं पाएंगे कि जीडीपी क्या होता है, बस फुल फॉर्म पता है उनको। तो जीडीपी का फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ये तो फुल फॉर्म हो गया कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन जीडीपी क्या होता है? जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आप अपने दोस्तों को बोलते होंगे कि क्या औकात है तेरी, या किसी को भी बोलते हैं तेरी हैसियत क्या है, तो उसी तरह किसी भी देश की औकात या हैसियत उसकी जीडीपी से पता चलती है। जिस देश की जीडीपी जितनी अच्छी होगी उस देश की हालत उतनी ही अच्छी होगी। तो जीडीपी होता क्या है? किसी भी देश के भौगोलिक और राजनीतिक सीमा के अंदर किया गया वस्तुओं का उत्पादन और दिए गए सेवाओं का अंतिम मूल्य। समझिए फिर से, किसी भी देश के अंदर भौगोलिक और राजनीतिक सीमा के अंदर किया गया वस्तुओं का उत्पादन और दिए गए सेवाओं का अंतिम मूल्य। भौगोलिक सीमा क्या होती है? जो हमारा एलओसी होता है। लेकिन राजनीतिक सीमा क्या होती है? जैसे कि भारत सरकार के प्लेन अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, या किसी भी देश में जाते हैं, तो जब वह किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश की टेरिटरी हो जाती है। लेकिन जो भारत सरकार के विमान गए हैं उस पर अधिकार किसका होता है? भारत सरकार का होता है। तो वही होती है हमारी राजनीतिक सीमा, क्योंकि जब एयरलाइंस सर्विस देती है तो वो राजनीतिक सीमा के अंदर देती है, तो वो भी जीडीपी में ऐड होगा। कभी कभी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में आगे तक चले जाते हैं,
लेकिन वो वापस आते हैं और भारत में ही उसका अंतिम मूल्य प्राप्त करते हैं, तो वो भी जीडीपी में ऐड हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों बोला कि किसी भी देश के अंदर राजनीतिक सीमा के अंदर और भौगोलिक सीमा के अंदर किया गया वस्तुओं का उत्पादन और दिए गए सेवाओं का मूल्य, अंतिम मूल्य। सपोज दैट आप किसी चाय दुकान पे गए, तो चाय वाले ने आपको चाय दिया और आपने उसको पैसे दिए, लेकिन क्या आप पानी के पैसे अलग देते हो, चीनी के पैसे अलग देते हो, चाय पत्ती के पैसे अलग देते हो? नहीं। जब आपको फिनिश्ड गुड मिलता है तब आप उसको पैसे देते हो, यानी कि जब चाय वाला आपको पूरी तरह से चाय बना के देता है तब आप उसके पैसे देते हो। वही जो आपका दिया गया पैसा है, फिनिश्ड गुड के बदले जो आप पैसा देते हो, वो आपका अंतिम मूल्य होता है और वही जीडीपी में जुटता है। और भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा के अंदर, चाहे वो किसी भी देश की कंपनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, रसिया हो, किसी भी देश का हो, अगर वो भारत में उत्पादन कर रही है वस्तुओं का या यहाँ पे किसी प्रकार की सेवाएं दे रही हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भारत के जीडीपी में ऐड होंगी। अब वस्तु और सेवा में क्या अंतर है? वस्तु टेंजिबल गुड होते हैं, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, कहीं से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये वस्तु है, इसको हम टच कर सकते हैं, अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन सेवा क्या होती है? कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पढ़ाई को कहीं उठा के ले नहीं जा सकते, अपने साथ घर नहीं ले जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको सेवा देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। कोई कार सर्विस कंपनी है, वो आपको सेवा देती है, वो आपकी कार को वॉश करके देती है। ऐसा नहीं है कि आप वो वॉश कुछ लेके उठा के लेके चले जाएंगे, वो सर्विस होती है। और वस्तु क्या होती है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम घर लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके घूम सकते हैं। तो वस्तु क्या होती है और सेवा क्या होती है? क्लियर है? जीडीपी क्या होती है? एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी देश के भौगोलिक और राजनीतिक सीमा के अंदर किया गया वस्तुओं का उत्पादन और दिए गए सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरे साथ पढ़ के कैसा लग रहा है। ठीक है, अब तीसरे सेशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या है, 7 प्राथमिकताएं क्या हैं, सप्तऋषि योजना क्या है, और तीसरे सेशन में हम केंद्रीय बजट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आर्टिकल 19 आपको आज़ादी देता है अभिव्यक्ति की, तो आप कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।